नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसका ओवरऑल लॉन्ग रन में जब से वो बना है, जब से वो लॉन्च हुआ है, 18% आपको रिटर्न दे रहा है और जो कि पराग पारिक और किसी भी फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा है। तो कौन सा ऐसा मल्टी कैप है जो आपको इस तरह के रिटर्न्स दे सकता है और कंसिस्टेंट दे सकता है, उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल मल्टी कैप कैटेगरी एवरेज की, तो लॉन्ग रन में अगर आप 13% बीट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसके बाद इसने बीट किया है 18% कि ये स्टार्टिंग के 2 इयर्स नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग के 2 इयर्स इतना मैटर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स पॉजिटिव ही थे। तो अगर ये वहाँ पे होता तो शायद इसके रिटर्न्स थोड़े से बेटर ही होते, क्योंकि जिस साल ये आया था उस साल 18% रिटर्न थे जबकि मार्केट में 4% थे। तो वो चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कंपेयर करूँ इसको शॉर्ट टर्म में, सबने अच्छा किया है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट थोड़ा सा आगे निकल गया और इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन फंड साबित हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आने वाले समय में वेल्थ कैसे जनरेट करी जा सकती है, कैसे हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं आने वाले समय में, तो ये वीडियो और ये फंड आपके लिए दोनों काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, लास्ट 1 ईयर में जहाँ पे 12 मंथ्स में बोलूँ, जहाँ पे 7 to 8% रिटर्न बहुत मुश्किल से आए हैं इन दोनों मल्टी कैप ने, निपॉन ने और आईसीआईसीआई ने, दोनों 7 to 8% दिया है इन्होंने, और 10% के आसपास दिया है महिंद्रा मल्टी कैप ने। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड साबित हुआ है लास्ट 1 ईयर में। और जिन लोगों ने कहा था कि सर मार्केट में हमें जो लोग पराग पारिक लेके बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सर हमारा बाकी कंपैरेटिवली ये फंड बाकी फंड से नीचे नहीं गिरा, तो अच्छी बात है, नीचे नहीं गिरा, लेकिन रिटर्न्स के मामले में काफ़ी आगे निकल गया। अब लॉन्ग रन की रिटर्न्स की बात करें तो इन दोनों ने 17-18% रिटर्न दिए हैं। निपॉन थोड़ा सा आगे निकल गया है। 3 ईयर वाले मार्क्स पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं तीनों के तीनों। तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों स्मॉल मल्टी कैप बहुत बेहतरीन साबित हुए हैं। लेकिन आईसीआईसीआई और निपॉन के हम बाकी फंड्स भी ले लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो बचता है महिंद्रा का। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, हम हमेशा से बोलते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अच्छा करना चाहते हो तो 3 स्टेप क्वेश्चंस हैं। 2-3 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए और मैं कह रहा हूँ आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा और उस माइंडसेट के ज़रिए आप अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपके पास रिसर्च रिव्यू करने के लिए नॉलेज और टाइम है? अगर आपको लगता है कि आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आप रिसर्च कीजिए, टाइम दीजिए, आप अच्छे से वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। अगर इन चीज़ों का जवाब ना है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ के पीछे मत भागो और फंड लेके बने रहो, इंडेक्स जितने रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास जो आता है वो होता है एडवाइज़र हायर करने का। नीचे स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, आपको जो सर्विस मैनेजमेंट मिलेगी, जो कंसल्टेशन मिलेगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से लोगों को एक सॉल्यूशन मिल जाएगा उनकी फाइनेंशियल जर्नी का, और ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, एक फ़ोन कॉल 10-15 मिनट जहाँ पे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ डिटेल में ले सकते हैं और सर्विसेज के बारे में भी जान सकते हैं, जिससे आप आगे का डिसीज़न ले पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे अगर मैं आगे रिस्क की बात करूँ तो ये रिस्क के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फिर अगर इसने हमें रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में थोड़े से ज़्यादा निकाल के दिए हैं तो ये रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन स्टिल बीटा कंट्रोल में है, स्टैंडर्ड डिवीएशन कंट्रोल में है और अल्फ़ा भी ठीक ठाक जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोटिनो की तो थोड़ा सा वहाँ पे पीछे रह जाता है इन मामलों में, क्योंकि ये रिस्क एडजस्टमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि जब मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है इन बिटवीन, लेकिन इसी वजह से अल्फ़ा थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर आप इसके अंदर बने रहते हैं, क्योंकि ये कोर फंड की कैटेगरी में आता है, और अगर आप इसके अंदर बने रहते हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बोला था कि इसके अंदर फाइनेंशियल, इसके अंदर ना सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो आपको हेल्थ केयर का मिल जाता है। मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो सेक्टर हमें अलग से लेना पड़ता है। अगर किसी फंड के अंदर हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, तो महिंद्रा वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। अब कहोगे क्यों, तो इस चीज़ का जवाब मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर हमें आसानी से कहीं भी मिल जाता है, ठीक है, हर फंड के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए कोई एक आधा फंड ऐसा है जो नहीं दे रहा तो वहाँ पे बेटर हो जाता है। 5 साल वाले टाइम फ्रेम पे इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, डेफिनेटली किया है।
1 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी इसने किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर उससे छोटा टाइम फ्रेम देखें 3 मंथ वाले पे, 6 मंथ वाले पे, तो वहाँ पे भी 3 मंथ वाले में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही बना हुआ है। तो हर टाइम फ्रेम पे जब आप अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर बने हुए हैं, और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 2 साल से हो गए इसको ज़्यादा, तो जिनके पास लास्ट 1 ईयर से था उन्होंने एटलीस्ट इस फंड के अंदर तो रिटर्न जनरेट किए होंगे। और अगर नहीं भी किए होंगे, मान लो आप नेगेटिव 15% चले गए थे और यहाँ रिकवरी के मोड में हो, तो आपकी रिकवरी फास्टेस्ट हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ बहुत देखने वाली है। जब हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो हमें सारा लार्ज कैप मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें 38% लार्ज, 28 ऑलमोस्ट मिड कैप और 28 ही ऑलमोस्ट स्मॉल कैप मिलता है। तो ये बहुत अच्छा डिवाइड हुआ है, बहुत अच्छा हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी एक ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। टोटल टॉप स्टॉक्स में 25% है। अब बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा कम इन्वेस्ट कर रहा है तीनों जगह। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जो ये चीज़ हमें समझ आती है कि यहाँ पे इसने कैश होल्ड किया हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% एक्सपोजर कम किया है, और इसके अंदर तो ऑलमोस्ट बना ही हुआ है 1-2% ऊपर नीचे। सर्विसेज में सीधा सीधा डबल किया है, मटेरियल में सीधा सीधा डबल किया है, मेटल एंड माइनिंग में डबल किया है। बाकी किसी के अंदर उतनी ज़्यादा उलटफेर नहीं हुई। कैपिटल गुड्स में नीचे गया है। अब बहुत सारे लोग कैपिटल गुड्स के पीछे भागते हैं कि हमें डिफेंस फंड चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब कैपिटल गुड्स है। और बड़े बड़े फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो देख लिया करो बाय करने से पहले कि हम क्या बाय कर रहे हैं और क्या बाय नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखा हुआ है कंपेरेटिवली जो इनके बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं। और टॉप में इनका जो आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टॉप के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ हमारे लिए साबित हो सकती है। तो अगर ये फंड आपके पास है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है और आपके पोर्टफोलियो में जगह बन रही है तो इसको ऐड ज़रूर करें, और नहीं तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड करने से एटलीस्ट ये होगा कि कल को कोई फंड रिप्लेस करना होगा तो इसको उस समय पर रिव्यू करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और इस कंप्लीट वीडियो को एज ए एजुकेशनल कंटेंट ही लेना है आपको। ठीक है, कोई एडवाइजरी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि मैं आपको एनालिसिस करने के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ या अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ले ही लेना है। आपको अपने एडवाइज़र या खुद के रिसर्च जैसे भी आप काम करते हैं उससे कंसल्ट जरूर करना है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।